हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक्स के एक नए चैप्टर नलों में प्रवाह फ्लो थ्रू पाइप को पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम समझेंगे कि पाइप होता क्या है, क्योंकि पाइप को ही हम इस चैप्टर में विशेषकर ध्यान देने वाले हैं। तो पाइप हम किसको बोलेंगे, इसको हम समझ लेते हैं। किसी प्रकार की अनुप्रस्थ काट वाली एक बंद वाहिका को नल कहते हैं, यानी पाइप कहते हैं। यानी कि अगर ऐसी संरचना हो जो क्या हो, चारों तरफ से बंद हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नल बोलते हैं या पाइप बोलते हैं। जो पाइप होता है प्रायः कैसा होता है, उसका आकार जो होता है गोलाकार होता है। पाइप सभी ने देखा होगा, तो यह पाइप है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यह चारों तरफ से बंद होता है, तो इसी संरचना को या बंद वाहिका को ही हम क्या बोलते हैं, पाइप बोलते हैं। पाइप में प्रवाह हम कब कहेंगे कि द्रव पाइप में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यह हाइड्रोलिक्स में पाइप में प्रवाह का मतलब कुछ और होता है। द्रव इंजीनियरिंग में पाइप में से प्रवाह का तात्पर्य है कि द्रव पूरा भरकर दाब के प्रभाव में प्रवाहित हो। यानी पाइप फ्लो हम किसको बोलेंगे, कब बोलेंगे कि द्रव का प्रवाह पाइप में हो रहा है, जब द्रव पाइप में पूरा भर करके प्रवाहित होगा दाब में, तो ऐसे प्रवाह को हम क्या बोलेंगे, पाइप फ्लो। अगर जो द्रव अगर हम मान लेते हैं किसी पाइप में आधा भर कर बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो ऐसे प्रवाह को हम पाइप फ्लो नहीं बोलेंगे। ऐसे प्रवाह को हम चैनल, इसको हम क्या बोलेंगे, पाइप न बोल करके क्या बोलेंगे, चैनल बोलेंगे, ठीक है। तो पाइप समझ में आया कि पाइप हम किसको, पाइप में प्रवाह किसको बोलेंगे, यानी कि जब द्रव का प्रवाह पूरे पाइप में भर कर के होगा तभी हम उसको पाइप में पाइप फ्लो, तभी हम उसको पाइप फ्लो कहेंगे। अब आइए हम जानते हैं कि छोटा पाइप और बड़ा पाइप किसको बोलते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं यही एक पाइप है, इसकी जो डायामीटर है वह d है, ठीक है, और इसकी लंबाई l मान लेते हैं। जब किसी पाइप की लंबाई उसके व्यास से 500 गुने से कम हो, तो उसको हम छोटा पाइप बोलेंगे। जैसे अगर यह d है और इसकी लंबाई क्या है, l है, तो अगर l क्या हो, इसके व्यास के 500 गुने से कम होगा, तो उसको हम छोटा पाइप बोलेंगे। जब पाइप की लंबाई क्या हो, पाइप के व्यास के 500 गुने से अधिक होगा, तो उसको हम बड़ा पाइप बोलेंगे। अब आइए हम जानते हैं तरलों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स देखेंगे वह श्यानता के आधार पर। तो पहला क्या है, आइडियल फ्लूइड, दूसरा रियल फ्लूइड, तीसरा क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड, और चौथा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड किसको हम बोलते हैं, यानी आदर्श द्रव, ऐसा द्रव जो क्या हो, अश्यान हो, असंपीड्य हो तथा प्रवाह के अंतर्गत उसके सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल शून्य हो, तो ऐसे द्रव को हम आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। यानी कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, उसको न तो दबाया जा सकता है और न ही वह श्यान होता है, यानी कि उसकी श्यानता क्या होती है, शून्य होती है। तो ऐसे द्रव को आइडियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं है। दूसरा क्या है, रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या है, किसको बोलते हैं, यानी ऐसा द्रव जो श्यान हो, संपीड्य हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल फ्लूइड। जैसे जो वास्तव में फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लूइड बोलते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो आइए हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड को देखते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड किसे कहते हैं। जो द्रव न्यूटन के श्यानता का पालन करते हैं उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो यानी कि जो द्रव क्या करते हैं, न्यूटन के श्यानता का पालन करते हैं, उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि न्यूटन ने श्यानता के लिए कौन सा नियम दिया था।
तो न्यूटन ने क्या बताया था कि अगर जैसे कोई द्रव है, ठीक है, हम क्या करें, एक द्रव किसी पात्र में है, भरा हुआ है, अब इसके हम क्या, इसमें क्या करें, इसकी कर्तन विकृति उत्पन्न करें। इसमें कर्तन विकृति कैसे, एक छड़ ले लें, छड़ लेकर के इस द्रव को हम क्या करें, हिलाएं। अब जब द्रव को हम हिलाएंगे तो द्रव के अगर श्यानता में, यानी कि अगर हिलाने पर द्रव के श्यानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसे द्रव को हम क्या बोलेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। यानी कि ऐसा द्रव जिसको हिलाने पर क्या हो, उसके श्यानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जल है, जल को अगर हम लेते हैं तो इसको हम छड़ से या किसी लकड़ी के डंडे से, चाहे हम जितने समय तक इसको हिलाते रहें, क्या इसके श्यानता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार के द्रव को हम क्या बोलेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड। यानी न्यूटन ने क्या बताया कि जिस तरल की श्यानता कर्तन विकृति के दर के साथ परिवर्तित नहीं होती है उसे न्यूटोनियन तरल कहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया था, टाउ बराबर म्यू डी वी अपान डी वाई। तो इस प्रकार से इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि अगर किसी द्रव की श्यानता उसके विकृति दर के साथ नहीं बदलती है तो उस द्रव को हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। इस प्रकार से हम एक आसान भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा तरल जिसमें क्या हो, कि ऐसा तरल जिसको हिलाने पर क्या हो, उसकी श्यानता पर कोई प्रभाव न पड़े, तो उस प्रकार के द्रव को हम क्या बोलेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे जल है, जल को हम कितने भी समय तक उसमें छड़ द्वारा उसको हिलाएं लेकिन उसके श्यानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस प्रकार के द्रव को हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड किसको हम बोलेंगे, ऐसा द्रव जो न्यूटन के नियम का पालन न करता हो, तो ऐसे द्रव को हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो इस प्रकार के द्रव को क्या कहते हैं, जैसे कोई टूथपेस्ट है और मड है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको हम किसी छड़ द्वारा हिलाएंगे तो देखेंगे कुछ समय बाद इसकी श्यानता में अंतर हो जाएगा, या तो यह हल्का हो जाएगा या तो और यह गाढ़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार के द्रव को हम क्या बोलेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जिसमें क्या हो कि उसमें कर्तन विकृति के कारण उसके श्यानता पर प्रभाव पड़े या बदल जाए, तो ऐसे द्रव को हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अब आइए हम लोग विस्कस फ्लो को देखते हैं कि विस्कस फ्लो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये विस्कस फ्लो दो प्रकार के होते हैं, पहला है लेमिनार फ्लो यानी अस्तरी प्रवाह, और दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो यानी विक्षुब्ध प्रवाह। हम जानते हैं कि जो द्रव है वह लेयरों के रूप में, लेयरों से मिलकर के बना होता है। तो जब द्रव का प्रवाह इस प्रकार से हो कि जो द्रव के लेयर हों एक दूसरे से सुगमता पूर्वक फिसलते हों, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, अस्तरीय प्रवाह, लेमिनार फ्लो। जैसे अगर हम मान लेते हैं किसी पाइप में ही जो द्रव प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, वह स्तरों में प्रवाहित हो रहा है, ठीक। अब हम तो जब इसके प्रवाह क्या हो, स्तरों के रूप में होते हैं, तो इस प्रकार के प्रवाह क्या होते हैं, स्तरीय प्रवाह कहलाते हैं। अब हम इस जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसकी वेग को बढ़ाते जाएं। जब बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि अब ये जो स्तर हैं इनमें क्या होगा, विक्षोभ उत्पन्न होने लगेगा। इसके कण क्या है कि धीरे धीरे अपने मार्ग से विचलित होने लगेंगे, तो इनमें भंवर उत्पन्न होने लगेंगे, ठीक है, अपने मार्ग से क्या होंगे, विचलित होने लगेंगे और इसमें भंवर उत्पन्न होने लगेंगे। तो इस प्रकार के प्रवाह को क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। यानी टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि टर्बुलेंट फ्लो के अंतर्गत द्रव के प्रत्येक कण अनियमित गति से गति करते हैं। तो इस प्रकार के प्रवाह को क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। तो प्रवाह कब लेमिनार होगा, कब टर्बुलेंट होगा, इसके लिए रेनाल्ड ने दो प्रयोग किए थे, पहला ऊर्जा हानि प्रयोग और वन तंतु प्रयोग। तो इस दो प्रयोगों के आधार पर रेनाल्ड ने कब प्रवाह को स्तरीय कहा जाएगा, कब प्रवाह को टर्बुलेंट कहा जाएगा, इसके लिए उन्होंने दो प्रयोग किए थे।
आइए इन दोनों प्रयोगों को हम समझते हैं और इन प्रयोगों के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे कि कब प्रवाह स्तरीय होगा और कब प्रवाह टर्बुलेंट होगा। अब आइए हम लोग रेनाल्ड के प्रयोग को देखते हैं। पहला है एनर्जी लॉस एक्सपेरिमेंट यानी ऊर्जा हानि प्रयोग। इसमें रेनाल्ड ने क्या किया, एक पाइप लिया और उसमें एक क्या किया, U2 मैनोमीटर लगा दिया। तो जब द्रव प्रवाहित होता है तो हम जानते हैं कि उनके लेयरों के बीच में क्या होता है, घर्षण लगता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बिंदु 1 पर जो द्रव का, तो बिंदु 1 पर देख रहे हैं जो दाब शीर्ष है, यहाँ पर हम देख रहे हैं P1/ρg है और बिंदु 2 पर क्या है, P2/ρg है, जो दाब है इतना है। तो यहाँ से द्रव के 1 से 2 बिंदु के बीच में जो ऊर्जा हानि वह कितना है, HF = P1/ρg - P2/ρg, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो ऊर्जा हानि है वह किसके कारण होती है, इनके द्रव के लेयरों के बीच में घर्षण के कारण होती है। तो ऊर्जा हानि इस प्रकार से इतना है। अगर हम बात करें द्रवीय ढाल क्या होता है, दूरी के सापेक्ष ऊर्जा हानि में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रवीय ढाल बोलते हैं। तो द्रवीय ढाल I बराबर क्या हो जाता है, ऊर्जा हानि बटे L। तो यह क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका वेग क्या है, v है, तो डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, Q = A × V होता है। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, Q × A। तो इस जब इन्होंने क्या किया, रेनाल्ड ने इसके द्रवीय ढाल और वेग के बीच में एक ग्राफ खींचा। उन्होंने वेग को x लाइन पर और I को यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को उन्होंने y लाइन पर प्रदर्शित किया। अब इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला लिया कि I = Kv/n। यहाँ पर K और n क्या है, दोनों क्या है, स्थिरांक है। यहाँ पर इन्होंने कैसे मान को रखा, अब जैसे कि इसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पर ये टोटी लगी हुई है। तो टोटी के द्वारा क्या है, द्रव के वेग को घटाया बढ़ा जा सकता है। तो अब मान लेते हैं कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसके वेग को जब हम बढ़ाएंगे, क्योंकि वेग पर ही क्या कर रहा है, इसका I निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर जब वेग बढ़ेगा तो धीरे धीरे I का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ बना करके इसके आधार पर उन्होंने लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को क्या किया, बताया कि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो किसे कहते हैं। तो यहाँ से O से C के बीच में हम जो ग्राफ देख रहे हैं वह क्या है, एक सीधी रेखा है। तो यहाँ तक जो प्रवाह है O से C के बीच में वह क्या है, लेमिनार फ्लो है। इसके लिए n का जो मान है वह कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से I = Kv, n की जगह पर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, I = Kv। फिर क्या है, यहाँ पर C और D, यानी कि जब अब क्या करें, वेग को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ पर V और I के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ खींचते जाते हैं। जब और हम वेग बढ़ाते हैं तो n बराबर कितना आता है, वैल्यू 2। और इस C और D जोन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिट जोन, यानी संक्रमित भाग होते हैं, संक्रमण भाग बोलते हैं। इसमें C और D भाग में क्या होता है, संक्रमण भाग होता है, यानी कि यहाँ इस C से D में जो प्रवाह है लेमिनार से चेंज होने वाला होता है टर्बुलेंट में। अब जब D के हम आगे बढ़ते हैं तो इस D पॉइंट के आगे ही क्या हो जाता है, टर्बुलेंट शुरू हो जाता है, यानी विक्षुब्ध प्रवाह शुरू हो जाता है। इसमें n का मान क्या होता है, 0.75 से
2 तक बदलता है। तो इसके लिए यहाँ पर n का मान कितना बदलता है, 0 यानी n का मान कितना होता है, n का मान कितना होता है 1.75 से 2 के बीच में होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने रेनाल्ड ने प्रयोग के द्वारा बताया कि लेमिनार फ्लो, ट्रांजिट जोन और टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पर एक टर्म आता है क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी क्रांतिक वेग हम किसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्रांतिक वेग क्या होता है, क्रांतिक वेग वह वेग है जिस पर कोई प्रवाह स्तरीय से विक्षुब्ध में परिवर्तित होता है, उसे क्रांतिक वेग कहते हैं। यानी कि ऐसा प्रवाह वह वेग जिस पर कोई द्रव क्या होता है, लेमिनार से टर्बुलेंस में बदलने वाला होता है, उस वेग को ही हम क्या बोलते हैं, उस वेग को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल जो वेलोसिटी है वह किस पर निर्भर करती है, क्रांतिक वेग पाइप के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि पाइप का व्यास बढ़ने पर जो क्रांतिक वेग का मान क्या होता है, घट जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि इस समय एक पाइप लेते हैं, पाइप हम ले रहे हैं, ठीक है। इस समय मान लेते हैं इसका डायामीटर जो है कि है 1 मीटर, ठीक है। तो इस समय अगर इसमें प्रवाहित द्रव का जो क्रिटिकल वेलोसिटी अगर हम मान लेते हैं कि 15 मीटर प्रति सेकंड है, अब हम इस पाइप का व्यास को क्या करें, बढ़ा दें, ठीक है, 1 से 1.5 कर देंगे। तो अब इसका जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वह घट जाएगी, वह घट करके 15 से जब भी होगी तो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि क्रांतिक वेग पाइप के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दूसरा है क्रांतिक वेग द्रव के तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर द्रव का तापमान बढ़ेगा तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आइए हम लोग वर्णतंतु प्रयोग के माध्यम से द्रव का स्तरीय प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह को निर्धारित करते हैं। रेनाल्ड ने पहला प्रयोग क्या किया था, ऊर्जा हानि प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्रिटिकल ऊर्जा हानि के प्रयोग के आधार पर उन्होंने लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को परिभाषित किया। और एक प्रयोग किया था वो कलर फिलामेंट प्रयोग के आधार पर उन्होंने कैसे निर्धारित किया कि कोई प्रवाह कब स्तरीय होगा, कब टर्बुलेंट होगा। तो उसके लिए उन्होंने एक क्या किया, एक इस प्रकार से, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से एक टंकी है, ठीक है, और टंकी के ऊपर एक उन्होंने क्या किया, रंगीन द्रव से भरे हुए एक दूसरा छोटा सा टंकी ले लिया। अब यहाँ पर एक कांच की ये जो नली कैसी है, कांच की है, ताकि इसके अंदर जो प्रवाहित द्रव है वह भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक वाल्व, इसको हम एक मान ले रहे हैं, इसको 2 वाल्व मान ले रहे हैं। यहाँ से एक वाल्व से क्या करते हैं, इस भरे रंगीन द्रव के यहाँ से खोल करके उसको घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, यह जो नंबर 2 लगा हुआ है वाल्व, इसके माध्यम से जो द्रव इस वाले पाइप में फ्लो होगा उसके वेग को क्या करेंगे, यहाँ पर निर्धारित करेंगे। प्रवाह को स्तरीय बताया और कब टर्बुलेंट बताया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि नंबर 2 जो वाल्व है इसको उन्होंने खोल दिया, तो इस टंकी में भरे द्रव क्या होगा, धीरे धीरे यह निकलने लगेगा बहुत धीमे गति से। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस वाले जो रंगीन द्रव को है के वाल्व को क्या किया, खोल दिया। तो यहाँ से अब खोलने पर ये द्रव यहाँ पर आएगा, क्योंकि यह द्रव प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर जो द्रव आएगा रंगीन तंतु बहुत महीन बनेगा। तो यह एक सीधी रेखा में जब जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वह प्रवाह क्या होगा, स्तरीय होगा। कब प्रवाह स्तरीय होगा, जब यह जो तंतु लाइन होगा, जो इसमें से रंगीन द्रव निकलेगा, एक सीधी लाइन में प्रवाहित होगा। तो हम बोलेंगे कि जो द्रव प्रवाह है वह स्तरीय हो रहा है।
अब वाल्व 2 के हम माध्यम से हम क्या करेंगे, द्रव के वेग को धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। तो अब यह जो लाइन बनेगी वह जब क्या करेगी, लहर बनने लगेगा। क्या इसमें बनने लगेगा, लहर बनने लगेगा। तो उस वेग को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी जिस वेग पर क्या हो, तंतु में क्या हो, लहर बनने लगे, तो उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब और इसको और अधिक खोल देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर जो यह वर्णतंतु है, यह रंगीन द्रव क्या होगा, इसमें घुलने लगेगा। तो इस प्रकार का जब प्रवाह होने लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यह जो प्रवाह है वह विक्षुब्ध प्रवाह है। तो इस प्रकार से वर्णतंतु के प्रयोग के माध्यम से भी हम विक्षुब्ध प्रवाह, अस्तरीय प्रवाह का निर्धारण कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। रेनॉल्ड नंबर के आधार पर या रेनॉल्ड नंबर से भी हम क्या कर सकते हैं, द्रव के प्रवाह को ज्ञात कर सकते हैं कि वह अस्तरीय है या टर्बुलेंट है। तो पहले हम जान लेते हैं कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। किसी प्रवाह के लिए क्रांतिक वेग का जड़त्व बल तथा श्यान बल के अनुपात को रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। तो इस प्रकार से रेनॉल्ड नंबर बराबर क्या हो गया, जड़त्व बल बटे श्यान बल। हम कह सकते हैं कि जड़त्व बल तथा श्यान बल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं। क्योंकि यह बलों का अनुपात है तो इसलिए रेनॉल्ड नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है। तो रेनॉल्ड नंबर के आधार पर हम किस प्रकार से प्रवाह को अस्तरीय कहेंगे, कब प्रवाह को हम टर्बुलेंट कहेंगे। तो जब रेनॉल्ड नंबर का मान क्या होगा, 2000 से कम होगा तो प्रवाह क्या होगा, अस्तरीय होगा। और जब रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से 4000 के बीच में होगा तो वह संक्रांति भाग कहलाएगा। यानी कि इसमें जो प्रवाह होगा वह निर्धारित नहीं होगा। और तीसरा है, रेनॉल्ड नंबर का मान जब 4000 से अधिक होगा तो प्रवाह क्या होगा, विक्षुब्ध प्रवाह होगा। यह किसके लिए है, यह पाइप के लिए है। यह जो वैल्यू दी गई है यह पाइप के लिए है। अगर हम चैनल की बात करें, चैनल में यानी कि नदी नाले यानी जो खुली वाहिकाएं हैं उनके लिए रेनॉल्ड का मान अलग अलग होता है। अगर रेनॉल्ड का मान क्या होगा, 500 से कम होगा, ठीक है, 500 से कम होगा तब प्रवाह क्या होगा, अस्तरीय होगा। यहाँ पर क्या होगा, अस्तरीय होगा। यह पाइप के लिए है। और यह किसके लिए है, यह खुली पाइप के लिए, जैसे नदी हो गया, नहर हो गया, नाले हो गए, उसके लिए रेनॉल्ड का मान क्या होता है, अलग होता है। तो इसके लिए जब 500 से कम होगा तो वहाँ पर अस्तरीय होगा 500 से। और रेनॉल्ड का मान जब 500 से 2000 के बीच में होगा तब क्या होगा, यह जो प्रवाह होगा यहाँ पर संक्रांति भाग, यहाँ पर जो 500 से 2000 के बीच में होगा वह संक्रांति भाग होगा। और जब रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से अधिक होगा तब यहाँ पर, जब रेनॉल्ड का मान 2000 से अधिक होगा तब क्या होगा, प्रवाह विक्षुब्ध होगा, विक्षुब्ध प्रवाह होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने पाइप प्रवाह रेनॉल्ड के प्रयोग को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।